हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी एंड एजुकेशन सब्जेक्ट पे। हमारी जो यूनिट थर्ड है इसको डिस्कस करेंगे। वैल्यू एडिशन कोर्स है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप डीयू से हैं, एसओएल से हैं या एनसी वेब से हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाली है। तो थर्ड यूनिट जो हमारी है वो है कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर गांधी के शैक्षिक विचार। ठीक है, इनके क्या विचार थे इसको हम देखेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आपको अगर कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम पे सर्च करके, ये मेरा यूज़र नेम है और आप मुझे वहाँ फॉलो कर लें और मैसेज कर दें तो मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई कर दूँगा। ये जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं इसकी फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे एकलव्य स्नातक 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। तो एक बार सिलेबस देख लीजिए। तो आपकी टोटल 3 यूनिट थी। यूनिट 1 हमने कंप्लीट करा दिया, यूनिट 2 भी अपना कंप्लीट हो गया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3। ठीक है, ये हिंदी में भी सिलेबस देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर गांधी जी के जो शैक्षिक विचार थे वो क्या थे। कौशल का मतलब यहाँ पे होता है स्किल। ठीक है। और व्यावसायिक शिक्षा जो हमारी ऐसे एजुकेशन को कहेंगे जिसके द्वारा हम कोई व्यवसाय कर सकें या फिर आगे अपने पैरों पे खड़े हो सके, कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह, वो सब आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। गांधी जी के सपनों का भारत गाँव में बसता था। इसके लिए वे ग्राम स्वराज, पंचायती राज, ग्रामोद्योग, महिलाओं की शिक्षा, गाँव में स्वच्छता, गाँव का आरोग्य, समग्र ग्राम विकास, ऐसी बातें मानते थे। ठीक है, ये सारी बातें आप सुनोगे अगर आप गांधी की किताबें पढ़ोगे तो उनमें भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत लिखा है। ठीक है, भारत की हर चीज़ मुझे आकर्षित करती है, यानी वो किताब में लिखते हैं कि भारत की हर एक चीज़ मुझे आकर्षित करती है। सर्वोच्च आकांक्षाएं रखने वाले किसी व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो भी चाहिए उसे वो भारत में मिल जाएगा। ये गांव के विकास से ही संभव हो सकेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत सारी आकांक्षाएं लेकर भारत आता है तो उसे सब कुछ भारत में मिल जाएगा, ये इनका कहना है। और यह गांव के विकास से ही संभव हो सकेगा। अगर अगर भारत के गांव का विकास कर दिया जाए तो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है। गांव में ग्रामोद्योग की दयनीय स्थिति, गांव के जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी अंग्रेज़ों के आने के बाद तो खासकर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने उद्योग लगाने शुरू कर दिए थे। तो जो हमारा पारंपरिक उद्योग था वो धीरे धीरे तहस नहस हो रहा था, चाहे वो हथकरघा उद्योग हो या फिर वस्त्र उद्योग हो। ठीक है, ये नष्ट होने लगा था। तो इस स्थिति से गांधी जी जो थे वो चिंतित थे। इन्होंने स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ के जरिए गांवों को खादी निर्माण से जोड़कर अनेक बेरोजगार जो लोग थे उनको रोजगार देकर स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को रेखांकित कर दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको अपना लो और जो बाहरी चीज़ें उसको विरोध करो, उसको भगाओ, यहाँ से ख़त्म करो उसे और खादी के निर्माण में जुड़ जाओ। तो लोग उसमें जुड़ गए और उससे क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिला। वे स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहाँ पे ऊंच नीच का कोई मामला ना हो, महिला पुरुष के बीच में कोई भेद ना हो। ठीक है, और सभी को उसके मताधिकार मिले, यानी कि सभी को वोट करने का अधिकार हो और अपने विवेक यानी अपनी बुद्धि के अनुसार जो सही लगता हो उसको जाके अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के बाद से ही महात्मा गांधी गांव की दशा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे और गांव के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पे जोर देते थे। सबको कहते थे कि गांव के बारे में सोचो, गांव अगर डेवलप हो जाएगा इंडिया का, भारत का, तो अपने आप ही पूरा देश डेवलप हो जाएगा। यानी इनका जो दृष्टिकोण था वो गांव को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत था। ठीक है, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनमें बेरोजगारी बढ़ रही है। छोटे जो उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग रहे हैं। शहरों के लोगों में विदेशी चीज़ों को खरीदने और उनका उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है क्योंकि उनसे आकर्षित होते हैं। तो इसका सीधा फायदा जो होता है वो ब्रिटिश सरकार को मिल जाता है। ठीक है, ब्रिटेन की जनता को मिल जाता है। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि हमें बाहरी चीज़ों को अपनी चीज़ों से हटाना है, हमें देश में बनी हुई चीज़ें जो स्वदेशी है उसको अपनाना है। अंग्रेज क्या करते थे भाई, भारत का जो कच्चा माल होता था वो ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ से वस्तु बनाकर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, बनाकर आएगा। ठीक है, वहाँ से वस्तु यानी क्या करते थे, हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाएंगे, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट बना के और वापस वो हमको ही बेच देंगे। यानी हम ही से कच्चा माल ले जाएंगे, बनाकर हम ही को बेच देंगे और महंगे दामों पर बेच देंगे क्योंकि कच्चा माल सस्ता खरीदते हैं वो। ऐसे समय में गांधी भारतीय जनता में जागरूकता लाने के लिए प्रयास करने लगे। ठीक है, गांधी ने चरखा को स्वदेशी आंदोलन का हथियार बना लिया था
उन्होंने नगर वासियों से अनुरोध किया कि वे अपनी जो डेली लाइफ होती है, जो दैनिक जीवन होता है, उसमें स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें, जो देश में बनी हुई चीज़ें हैं उसका उपयोग करें। घर साफ करने के लिए प्लास्टिक का ब्रश नहीं बल्कि झाड़ू का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये प्लास्टिक का ब्रश का जो चलन है ये कहाँ से आया था, ये अंग्रेजों से आया था। ठीक है, टूथ ब्रश की जगह नीम या बबूल की दातुन यूज़ करें। ठीक है, ये हमारा प्राचीन जो परंपरा रही है उसमें हम ब्रश नहीं यूज़ करते थे। आपको पता ही होगा कि गांव वगैरह में लोग रहते थे वो दातुन यूज़ करते थे, तो वो इसी चीज़ पे लाना चाहते थे। कारखाने में जो पालिश किए हुए जो चावल बिकते थे उसके बदले में जो हाथ से कुटे हुए चावल थे उसको यूज़ करने की बात करते हैं। जो कारखाने की जो चीनी होती है उसके बदले में गुड़ का उपयोग करने की बात करते थे। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि गांधी जी क्या कहते थे कि जो हमारी पारंपरिक जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, जो चीज़ें हम प्राचीन समय से यूज़ करते आए हैं, जो हमारे बुजुर्ग यूज़ करते आए हैं, हमारे पूर्वज यूज़ करते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग रहना, ना कि अंग्रेजों की तरह बदलना है। ठीक है, इस चीज़ के ये खिलाफ थे। आगे देखो, हाथ से पीसना, साबुन बनाना, कागज बनाना, दिया सलाई बनाना यानी माचिस वगैरह, चर्म शोधन, तेल निकालना। ठीक है, ये जो काम है, ऐसे काम जो हैं ये आवश्यक ग्रामोद्योग के बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती। कहते हैं कि गांव की जो उद्योग है उनमें ये चीज़ें बनाई जानी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे गांव की अर्थव्यवस्था जो है वो सही रहेगी, और इनके बिना गांव की अर्थव्यवस्था कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। गांव में बसना, गांव के उद्योगों को एक नया जीवन देना, और जहां भी उपलब्ध हो सभी को केवल ग्रामीण वस्तुओं का उपयोग करना सम्मान की बात बनानी चाहिए, बतानी चाहिए। ठीक है, सबको ये बताओ कि गाँव में रहो, गांव के उद्योगों को नया जीवन दो। ठीक है, गांव की बनी हुई चीज़ों को यूज़ करो, देश में बनी हुई चीज़ों को यूज़ करो। लोगों को जागरूक करने की भी बात करते थे। डिमांड यानी मांग को देखते हुए उसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी अधिकांश ज़रूरतों की जो आपूर्ति है वो हमारे गांव से की जा सकती है। जब हम ग्रामचित्त बन जाएंगे, गांव की चीज़ों को पसंद करने लगेंगे, तो पश्चिम की नकल जो हम कर रहे हैं, जो मशीनों से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन हम एक नए भारत की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक सच्चे राष्ट्रीय स्वाद का विकास करेंगे। ठीक है, जिसमें दरिद्रता, भूखमरी और आलस से जो है ये अज्ञात होगा, यानी कि ये चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध नहीं होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें दरिद्रता, भूखमरी, आलस से खत्म हो जाएगा अगर हम गांव की चीज़ों को, देश की चीज़ों को अपनाने लग जाएंगे। तो ये इनका दृष्टिकोण था। खादी और अन्य ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन में कौशल विकास यानी जो हमारी स्किल का डेवलपमेंट होता है उसके लिए अखिल भारतीय स्तर पे आंदोलन शुरू करने के अलावा गांधी ने कृषि में पर्याप्त कौशल और क्षमता के साथ, कैपेसिटी के साथ कई व्यवसायों और गतिविधियों में भी व्यापक रुचि और चिंता दिखाई थी, क्योंकि वो जड़ों से मतलब निचले लेवल से चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते थे। ये कहते हैं कि एक किसान को आवश्यक कौशल यानी एक अच्छी स्किल आनी चाहिए, जो बेसिक उसकी स्किल है वो होनी चाहिए। एक किसान बिना दिमाग लगाए काम नहीं कर सकता, उसे अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए भाई मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, कौन से मौसम में क्या यहाँ पे उगाया जा सकता है, हल। ठीक है, अपने हल को कुशलता से उसको चलाना आना चाहिए, सूर्य, चंद्रमा, इनकी गतिविधि के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, गांधी जी कहते हैं। भारत में उन्होंने देखा कि उनके समय में जो कृषक हैं, कृषक के व्यवसाय में अधिक पारिश्रमिक जो मेहनत होती है, जो कौशल होता है, स्किल होता है, उसे प्राप्त करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जो हल चलाता है, बीज बोता है, खेतों में खरपतवार उगाता है, वह हाथ की संस्कृति से अधिक मजदूरी अर्जित नहीं कर सकेगा। उसे, गांधी जी को ये पता था कि कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, जो कृषक हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा स्किल की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, बेसिक से काम करते हैं, उनकी मजदूरी जो है वो काफ़ी मतलब कम होती है। नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें कौशल शिक्षा और गांधी क्या था इनका विचार, इसे समझते हैं। देखिए, पिछली सदी के जो महान विचारक थे उनके विचारों से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो थी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। ठीक है, ऐसे ही एक विचारक थे गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो समाचार पत्र था हरिजन, जिसमें ये लिखा करते थे, इसमें इन्होंने शिक्षा प्रणाली, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको पुनर्गठन यानी दोबारा से रिवाइज करना, दोबारा से उसमें कुछ जो कमियां उसको ठीक करने का एक कॉन्सेप्ट रखा था। ठीक है, वो इन्होंने कैसे रखा था, क्योंकि इन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में जो जो प्रयोग किए थे, या जो साबरमती आश्रम में, अहमदाबाद में, सेवाग्राम में, वर्धा आश्रम में जो उनके अनुभव थे, जो उनके एक्सपीरियंस थे, उस एक्सपीरियंस के आधार पे इन्होंने बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट रखा। बुनियादी शिक्षा क्या है, मैंने यूनिट 1 में आपको बताया हुआ था। ठीक है, यूनिट 1 अगर आप देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि बुनियादी शिक्षा क्या है। बुनियादी शिक्षा में आपको बेसिक चीज़ें बता दूं कि गांधी जी का फोकस था कि बच्चा जो है उसकी जो एजुकेशन है वो उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, प्लस में उनको बच्चों को स्किल
बचपन से ही उनके अंदर स्किल डालनी चाहिए जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बन सके। हाथ का काम, हस्तशिल्प उनको सिखाना चाहिए, ठीक है, ये बुनियादी शिक्षा में था। तो बुनियादी शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। भारत में कई शैक्षिक विधियों की नींव रखी। सामाजिक परिवर्तन लाने और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए उन्होंने ज्ञान और रोजगार और शिक्षा और सीखने के बीच में जो अंतर था उसको खत्म किया, ठीक है, उसको मतलब उसको रेखांकित किया, जो अंतर, जो डिफरेंस आ रहे थे जो बीच में, उसको खत्म करके सबके लिए सार्वभौमिक एजुकेशन बनाना, यानी सभी को सुलभ करवाना, ये काम किया। नई तालीम का मूल विचार जो था वो कार्य केंद्रित था, ठीक है, यानी एक्टिविटी बेस्ड था। यानी ऐसी शिक्षा जिसमें एक्टिविटी कराई जाए, बच्चों को करके सीखने का मौका मिले, ठीक है, तकनीकों के साथ उनको जोड़ा जाए, उनके अंदर ऐसी स्किल डाली जाए जिससे कि वो एजुकेशन के बाद, जब उनकी एजुकेशन ख़त्म हो जाए तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, काम कर सकें, पैसे कमा सकें, ऐसा। गांधी जी ने शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच में एक कड़ी पर जोर दिया, और ये काम न केवल सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक होना चाहिए बल्कि आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, ठीक है। वो एजुकेशन और जो व्यावसायिक ट्रेनिंग है उसके बीच में एक जोड़ लाना चाहते थे ताकि ये सारी चीज़ें जुड़ी रहें। नई शिक्षा नीति 2020 में समग्र विकास जो है, इसको समझिए, समग्र विकास का क्या मतलब है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद नई शिक्षा को पूरे भारत में कई प्राथमिक विद्यालय में लागू किया गया। हालांकि शैक्षिक नियम अभी भी औपनिवेशिक युग की शिक्षा प्रणाली पर आधारित थे, जो पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित होते थे। ज़्यादातर क्या होता था, जो हमारे जो शैक्षिक नियम होते थे एजुकेशन के, वो पूरे के पूरे ना किताबों पे ही निर्भर होते थे, ठीक है। पश्चिमी जो प्रतिस्पर्धा वाली, जो कंपटीशन वाली जो प्रणाली थी, जो केंद्रित थी, तो ये जो शिक्षा थी ये कहीं ना कहीं जन शिक्षा प्रणाली के साथ एक सही सह अस्तित्व नहीं कर पा रही थी, ठीक है। विडंबना ये है कि नई शिक्षा के सिद्धांत सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में शिक्षा पाठ्यक्रम का एक मामूली तत्व बन गए। यानी कहने का मतलब ये है कि केवल किताब पे फोकस किया जा रहा था, केवल कंपटीशन वाली चीज़ों पे फोकस किया जा रहा था, ऐसी एजुकेशन थी। उसमें बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसका आत्मनिर्भर बनाना, ये चीज़ें उसके पीछे नहीं होती थी, ठीक है। इसको लेके गांधी जी चिंतित थे। फिर इसके बाद है, शिक्षा प्रणाली ने शरीर और आत्मा की उपेक्षा करते हुए बुद्धि पर एक अधिक महत्व रखा, जिसे गांधी ने एक व्यक्ति की पहचान के समान रूप में महत्वपूर्ण पहलू माना। साथ ही शिक्षितों के जो चरित्र सुधार के बारे में उन्होंने अधिक बल दिया। यानी कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसमें बुद्धि पे महत्व दिया जाए, ठीक है। और नई शिक्षा नीति की बात करें तो याद रखने पर आधारित शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा नीति याद रखने पर आधारित शिक्षा की प्रचलित जो अवधारणा थी, जो उसको बदलने की आवश्यकता को रेखांकित करता था। क्या था भाई, जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा था उसमें बदलाव लाना था, इसीलिए नई शिक्षा नीति लाई गई थी। शिक्षा के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण पे जोर दिया गया। जो 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 हमारे शिक्षार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग हो, यानी एक तार्किक सोच हो, वो तर्क कर सकें। उनके अंदर रचनात्मकता हो, यानी क्रिएटिविटी हो। रचनात्मकता का मतलब है, क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ न्यू इनोवेशन करना, कुछ नया खोजना, कुछ नई चीज़ बनाना जो पहले से मौजूद ना हो, ठीक है। बच्चों के अंदर ऐसी स्किल लाओ कि वो कुछ नया सोच सके, कुछ नया बना सके। मातृभाषा का प्रयोग, यानी कि आपको स्टार्टिंग से ही बताया जा चुका है कि हमेशा, चाहे वो दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसके बच्चे को, स्टूडेंट को बचपन से ही मातृभाषा में पढ़ाया जाए, मातृभाषा में सिखाया जाए, तो वो उसके लिए आसान होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप अपने घर में हिंदी में बोलते हो, आपके मम्मी पापा, आपके परिवार वाले सभी हिंदी भाषा में बोलते हैं, तो आपका जो बच्चा है वो घर में क्या सुनता है, वो बच्चा भी हिंदी सुनता है, तो वो उसकी मातृभाषा हो गई। अब उसको आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दो, अब वहाँ पे उसको सब कुछ इंग्लिश में कराया जाए। अब छोटा बच्चा है भाई, नर्सरी प्राइमरी में अगर डालते हैं छोटी क्लासों में, तो वहीं से वो माहौल बनाना शुरू कर देते हैं स्कूल में, तो बच्चे को सीखने में दिक्कत होती है, क्योंकि घर का माहौल अलग है, स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग है, नहीं सीख पाता। अगर मातृभाषा में स्कूल में भी सिखाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकता है। तो इसलिए मातृभाषा का प्रयोग करने की बात की गई थी, ठीक है। अंग्रेजी को एकमात्र सहारा नहीं मानना चाहिए, ठीक है, हमें अपनी मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। व्यवसायीकरण, यानी हमारी एजुकेशन जो हो वह ऐसी हो जिससे कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ठीक है। वो हस्तशिल्प सीख जाए, पशुपालन, कताई, बुनाई, ऐसे काम सीख पाए, यानी कि उसके अंदर कुछ स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आज के समय में तो डिजिटलाइजेशन हो चुका है बिल्कुल, तो डिजिटल कौशल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का जानकार होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी तो भाई वो उससे भी काम कर सकता है, कमा सकता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, जो ये टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, इसको समझिए। छात्रों को न केवल सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पर्यवेक्षक और अनुकर्ता होना चाहिए, बल्कि
उनके अपने तर्कसंगत विचार भी होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि केवल एक एक्सपर्ट पर्यवेक्षक की तरह केवल देख रहा है या अनुकरणकर्ता की तरह केवल उसको अनुकरण कर रहा है, यानी जो बताया जा रहा है केवल उसको फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं। बल्कि खुद के भी कुछ विचार होने चाहिए। अपने शिक्षकों के साथ विचारशील बातचीत करनी चाहिए। जैसे शिक्षक ने बता दिया भाई ये ऐसे था, तो उनको खुद भी पूछना चाहिए ऐसा क्यों था, ऐसा क्या कारण है। तो इस तरीके की लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए उनकी, ठीक है। गांधीवादी आदर्श जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के केंद्र में है। नई नीति जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम आधारित है, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड। इसके बाद है शिक्षकों की भूमिका, जो टीचर हैं। तो पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षकों को स्वायत्तता देना, पाठ्य पुस्तकों के प्रति शिक्षकों की अधीनता को समाप्त करना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि पाठ्य पुस्तक को शिक्षा के वाहन के रूप में नहीं माना जाना, बल्कि जो टीचर होता है उसके जो जीवित शब्द होते हैं वो ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका महत्व होना चाहिए, ठीक है। यानी केवल किताब पे का बोझ ना डालो, बल्कि जो टीचर है उसके द्वारा सिखाओ। ये स्टार्टिंग में बताया था यही चीज़ें। एक शिक्षक जो है वो पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाता है, वह अपने विद्यार्थियों को मौलिकता प्रदान नहीं कर पाता। जो किताब में लिखा है वही चलाए जा रहे हैं, बल्कि मौलिकता प्रदान करने के लिए टीचर को एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, बच्चों को उनको महत्व देना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो वो भविष्य में नागरिकों को बनाने में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो पाएगी, वरना वही चलेगा ज्ञान रटी रट ये किताब पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा एजुकेशन सिस्टम। तो ये यहाँ पे कुछ चेंजेस की बात चल रही है। इसके बाद है समावेशन, ठीक है। गांधी का मौलिक दृष्टिकोण यह था कि कमजोर और उपेक्षित समूह जो है, जो मुख्य धारा से जो जुड़े नहीं है, ठीक है, उनकी मुख्य धारा की शिक्षा में उनको इकट्ठा किया जाना चाहिए और उनको सबको समान अवसर मिलने चाहिए। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ समावेशी शिक्षा दो, ठीक है। सभी को समान मानो, सभी के लिए शिक्षा समान हो, सभी को मौके दो, और जो वंचित हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही उन पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि उनको भी एजुकेशन लेके उनका लेवल जो है वो सुधारा जा सके, ठीक है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सभी के लिए शिक्षा का कॉन्सेप्ट रखा गया, यानी शिक्षा जो है वो सबके लिए, ठीक है। इसी को समावेशी शिक्षा के रूप में हम जानते हैं। गांधी के अनुसार जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, यानी जो क्वालिटी शिक्षा है, वो स्टूडेंट के पूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित है। यानी कि उसमें जो अच्छी एजुकेशन होगी वो बच्चे का संपूर्ण विकास करेगी। उसमें मानसिक विकास भी होगा, उसमें सामाजिक विकास भी होगा, सांस्कृतिक विकास भी होगा, नैतिक विकास भी होगा, चारित्रिक विकास भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक स्थायी समाज का निर्माण भी हो पाएगा। अहिंसा, ईमानदारी, लचीलापन, ऐसे मूल्य भी स्थापित हो पाएंगे। तो हमारा मानना है कि गांधी द्वारा परिकल्पित जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जो समग्र शिक्षा का जो दृष्टिकोण था वो हमारे देश के एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए मदद करेगा। ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट था कि सबको शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद है आत्मनिर्भरता पर गांधी के विचार, ठीक है। सभी को स्वावलंबी बनाना, सब अपने पैरों पे खड़े हो सके, कमा सकें, ये बातें। तो देखिए महात्मा गांधी आधुनिक इतिहास में आत्मनिर्भरता के विचार के शुरुआती समर्थक और प्रस्तावक में से एक है। इन्होंने गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने की बात की थी और कहा था कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए और जो बाहरी जो उत्पाद है उसका बहिष्कार करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें किसने बताई थी? गांधी जी ने। स्थानीय क्षेत्र के प्रति झुकाव और जमीनी भागीदारी पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए स्थानीय समुदाय की भूमिका और समुदाय के भीतर उत्पादन निर्माण जरूरतों को पूरा करने के लिए टिकाऊ रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने सत्य और अहिंसा पे बल दिया। अब यहाँ पे समझिए, देखिए क्या था कि उनका जो झुकाव था गांधी जी का, वो गाँवों के प्रति था, स्थानीय क्षेत्र के प्रति था। इसीलिए वो जमीनी लेवल पे उतरते थे, वहाँ की समस्या को समझते थे, वहाँ के समुदाय को समझते थे और उसके आधार पे वो उत्पादन को बढ़ाने, उनकी ज़रूरतों को का जो सामान है उसको निर्माण करने पे बात करते थे। वो क्रिएटिविटी पे भी बात करते थे, रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है। फिर गांधी क्या बात करते थे? सत्य और अहिंसा पे ज़्यादा बल देते थे। तभी कहते थे सत्य और अहिंसा को अगर हम अपनाएंगे तभी हम पूर्ण स्वराज को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, हम देश को आज़ाद करवा पाएंगे। हिंद स्वराज उनकी प्रारंभिक पुस्तक है जो जीवन के बुनियादी जो बेसिक पहलू होते हैं उसमें ग्रामीण समुदाय की आत्मनिर्भरता के बारे में उनकी परिकल्पना है। यानी वो चाहते थे कि गांव हमारे आत्मनिर्भर हो जाए, गांव का एक एक इंसान आत्मनिर्भर हो जाए, तो वो हिंद स्वराज में मिलता है। उनके अनुसार एक व्यक्ति, एक गांव, एक देश आत्मनिर्भर बनकर ही स्वतंत्र हो सकता है। जब हमारा गांव, हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा तभी हम आज़ाद हो पाएंगे, ठीक है, नहीं तो हम अंग्रेजों के ऐसे गुलाम पड़े रहेंगे। ये इनका कहना था। आगे देखिए, लास्ट स्लाइड है हमारी, इसको समझते हैं। गांधी का आत्मनिर्भर गांव के बारे में कुछ विचारशील और अत्यधिक व्यवहारिक प्रस्ताव। देखिए, ये कहते हैं कि ऐसी मशीनों से गांव को उत्पादन की छोटी इकाइयाँ बनाना जहां मजदूरों को नहीं बदला जाए। यानी कि गांव में छोटे छोटे मतलब उद्योग लगाना, जहां मशीनें वगैरह लगा देना, ठीक है, वहाँ पे क्या है, मजदूर ना बदले जाए, गाँव के ही जो लोग हैं उन्हीं को उसमें काम मिले और उनको सुविधाएं मिले। कारीगरों की अर्थव्यवस्था और मरते हुए जो हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं,
उसकी रक्षा की जाए, ठीक है, जिसे विश्व बाजार बनाने की क्षमता हो, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा था, जो हमारे हथकरघा उद्योग थे वो ख़त्म कर दिए थे, तो उसको वापस से जिंदा करना इनका कहना था। फिर क्या होता है भाई, हर इंसान जो काम करता है वो आजीविका के लिए करता है, यानी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो आजीविका बनाने के लिए कृषि और जो उससे संबंधित गतिविधि है उसमें आजीविका को पुनर्जीवित करना, ठीक है। कृषि में बेरोजगारी के कारण गाँव में पलायन रुकेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण पर पारिस्थितिकी प्रभाव और परिणामी प्रदूषण को कम करेगा। इसके बाद देखो, संसाधनों के रूप में स्थानीय जो विशिष्ट वस्तु होती हैं, जो भी स्थानीय विशिष्ट वस्तु है जो संसाधन के रूप में है, उसका पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जाएगा। और जो नवीनीकरणीय स्रोत है, ठीक है, उससे बिजली और स्वयं के जो स्रोत हैं जो पानी पे आत्मनिर्भरता लाने वाले हैं, इन सारी चीज़ों की को अपनाना पड़ेगा। गांव और शहरों के बीच में जो विकास का मतभेद है, जो असमानता है, उसको कम किया जाना, ये सारी बातें थी गांधीवादी विचारधारा में। और इन्होंने जातिवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए भी कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट 3 है ये हमारी ख़त्म हो जाती है। बेसिक आपको समराइज तरीके से पूरा चैप्टर करा दिया है। अगर आपने वीडियो को समझ लिया, आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, तो आप पेपर में आराम से कर दोगे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ टॉपिक आपको मुश्किल लगे या आसान लगे, बट आप अगर 2 से 3 बार इसको फोकस करके देखोगे तो आप सीख जाओगे सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।